हेलो फ्रेंड्स, आज हमारा बायोलॉजी का ये 7वां लेक्चर है जिसमें हम श्वसन तंत्र को कवर करेंगे। इससे पहले हम कंकाल तंत्र के बारे में जान चुके हैं। चूंकि हम ये महेश वोरा सर की NCERT पुस्तक से कवर कर रहे हैं, जो कि प्रश्नों के माध्यम से कवर किया गया है। हम प्रश्नों को देखेंगे, जहां आवश्यक होगा कॉन्सेप्ट को भी देखते हुए चलेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है श्वसन तंत्र। NCERT के प्रश्न अपने आप में ही बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो चलिए हम प्रश्नों को देखें, कंसेप्ट को भी साथ में देखते हुए चलेंगे जहां भी आवश्यक होगा। तो पहला प्रश्न है, श्वसन में बाहर निकली वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की लगभग कितनी मात्रा होती है? जब हम श्वसन के द्वारा सांस को बाहर निकालते हैं तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की कितनी मात्रा होती है? वो 4%, अर्थात 4% हम कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं। आगे है, अधिकतर कीट किस प्रकार श्वसन किया करते हैं? बहुत सारे जो कीट पतंगे होती हैं तो वो किस प्रकार का श्वसन करते हैं? तो वह श्वास नली प्रणाली द्वारा श्वसन करते हैं। श्वसन नली जिस तरीके से मनुष्य में होती है उसी तरीके से कुछ कीट पतंगों में भी श्वसन नली होती है, जबकि कुछ होते हैं जो अपने स्किन से श्वसन करते हैं, कुछ कीट पतंग होते हैं। आगे है, शीत निद्रा के दौरान मेढक किस अंग से श्वसन करता है? जब मेढक शीत निद्रा में होता है तो वह केवल त्वचा से श्वसन करता है। जैसे शीत निद्रा का अर्थ यह हुआ कि जैसे बारिश होती है तो मेढक बाहर आ जाते हैं, लेकिन बारिश के से पहले उसके बाद में मेढक कहाँ रहते हैं? तो वो शीत निद्रा में चले जाते हैं, अपने आप को उसी मौसम के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेते हैं, तो वह केवल त्वचा से ही श्वसन क्रिया करते हैं। आगे है, यातायात पुलिस शराब के नशे वाले व्यक्ति की श्वास जांच में किस मिश्रण का प्रयोग करती है? अर्थात हम देखते हैं ना, ट्रैफिक पुलिस है, अगर कोई व्यक्ति गाड़ी पी के चला रहा है गाड़ी को, तो वो ट्रैफिक पुलिस किस तरीके से उसका जांच करती है? कौन सी गैस के मिश्रण से उसकी जांच करती है? तो वो है पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल का मिश्रण लेती है और उसी के द्वारा नशे में धुत व्यक्ति की पहचान करती है कि उसकी सांसों से वह पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल के द्वारा यातायात पुलिस शराबी व्यक्ति की पहचान करती है। आगे है, श्वासोच्छ्वास में बाहर निकली वायु में ऑक्सीजन की कितनी मात्रा होती है? जब हम श्वसन लेते हैं, ब्रीदिंग करते हैं, तो कुछ ऑक्सीजन भी तो हम बाहर छोड़ देते हैं। लगभग ऑक्सीजन की हम 17% मात्रा बाहर छोड़ देते हैं। तो हम कार्बन डाइऑक्साइड तो 4% छोड़ते ही हैं, 17% ऑक्सीजन भी छोड़ते हैं। आगे है, श्वसन में रुधिर का कौन सा घटक O2 का अवशोषण करता है? श्वसन में रुधिर का कौन सा घटक O2 का अवशोषण करता है? तो लाल रक्त कणिकाएं RBC श्वसन में ऑक्सीजन का अवशोषण करती हैं। हमारे जो ब्लड है उसमें जो RBC होती है, रेड ब्लड कॉर्पस, लाल रक्त कणिकाएं जिन्हें हम कहते हैं, इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है RBC में, और वह ऑक्सीजन का अवशोषण करता है। आगे है, अवायवीय श्वसन में पेशी कोशिकाएं ग्लूकोज को किसमें परिवर्तित होकर ऊर्जा उत्पादन करती हैं? जो पेशीय कोशिकाएं होती हैं वो ग्लूकोज को किसमें परिवर्तित होकर ऊर्जा का उत्पादन करती हैं? वो है लैक्टिक अम्ल। अर्थात शरीर में हमारे जो पेशीय कोशिकाएं होती हैं, जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उसमें ऊर्जा लैक्टिक अम्ल के रूप में इकट्ठी होती है। इसके बाद ग्लूकोज के रूप में परिवर्तित होकर हमारे शरीर में ऊर्जा का निर्माण करती है। आगे है, भोजन निगलते समय श्वसन मार्ग किस अंग द्वारा बंद हो जाता है? जब हम भोजन करते हैं तो जो श्वसन मार्ग है, क्योंकि हम भोजन मुख से किए, नाक से सांस भी लिए, तो कहीं ना कहीं फिर हमारा मुख से तो भोजन किए और नाक से सांस लिए, तो हम देखते हैं कि भोजन और सांस की नली आगे जाके एक ही हो जाती है। तो जैसे हम भोजन करते हैं या श्वास लेते हैं, तो भोजन जब हम निगल रहे हैं तो श्वास की कौन सी ऐसी क्रिया है जो फेफड़े में भोजन ना जाके आमाशय में जाता है? तो वो है एपिग्लॉटिस। यहाँ पे लगा होता है कि जैसे ये भोजन की नली है और ये श्वास की, यहाँ एपिग्लॉटिस लगा होता है। अगर सांस आती है
तो भोजन नली पे चिपक जाता है, और अगर भोजन लिया जाता है श्वास नली पे चिपक जाता है, इससे वो फेफड़े में नहीं जाता है भोजन। तो जो एक ढक्कन जिसको कहते हैं वो है एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस श्वास और भोजन को अलग अलग करता है। आगे है, फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान ब्लड के द्वारा होता है, रुधिर के द्वारा होता है। आगे है, क्रेब्स चक्र की क्रिया किस कोशिकांग में संपन्न होती है? तो वो है माइटोकॉन्ड्रिया में। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया होता है, फिर उसमें इस तरीके की संरचना होती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा का निर्माण होता है। ऊर्जा के निर्माण क्रेब्स साइकिल के माइटोकॉन्ड्रिया में चलने से ऊर्जा का निर्माण होता है। निर्माण की प्रक्रिया है जिसे हम क्रेब्स साइकिल कहते हैं। आगे है, ऑक्सीश्वसन। ऑक्सीश्वसन की क्रिया कोशिका के किस भाग में संपन्न होती है? ऑक्सीश्वसन की क्रिया कोशिका के द्रव्यम माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। अर्थात ऑक्सीजन के द्वारा जो ऊर्जा का निर्माण होता है वो कोशिका द्रव्यम माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ऑक्सीश्वसन जो श्वसन के लिए ऑक्सीजन का उपयोग करता है। हमारी कोशिका के अंग है माइटोकॉन्ड्रिया और कोशिका द्रव्य। आगे है, ग्लाइकोलिसिस क्रिया को ऑक्सी तथा अनॉक्सी श्वसन का सामान्य चरण माना जाता है। इसमें नोट है कि जो ग्लाइकोलिसिस क्रिया को ऑक्सी तथा अनॉक्सी श्वसन के का सामान्य चरण माना जाता है। आगे है, श्वसन द्वारा उत्पन्न ऊर्जा का संचयन किस रूप में होता है? श्वसन द्वारा उत्पन्न ऊर्जा का संचयन एटीपी अणु के रूप में होता है। अर्थात हमारे शरीर में ऊर्जा एटीपी अणु के रूप में निर्मित होती है। आगे है, पहाड़ों पर रहने वालों में आरबीसी की संख्या अधिक होती है, क्यों? जो लोग पहाड़ों पर रहते हैं उनमें आरबीसी की संख्या अधिक होती है। ऐसा क्यों है? वो है कि पहाड़ पर वायु कम संघनित होती है, इसीलिए आरबीसी की संख्या अधिक होती है। कम संघनित होती है कि वहाँ की वायु की मात्रा कम होती है, तो उसको और अधिक वायु लेने की आवश्यकता होती है, सांस को और जल्दी लेनी पड़ती है, इसीलिए आरबीसी की संख्या अधिक होती है क्योंकि ज़्यादा आवश्यक होता है। आगे है, कार्बोहाइड्रेट तथा वसा उपापचय के प्रमुख अंतिम उत्पाद हैं। क्या क्या है जो कार्बोहाइड्रेट और वसा उपापचय के बाद प्रमुख और अंतिम उत्पाद बनते हैं? वो है कार्बन डाइऑक्साइड और पायरुविक अम्ल। कार्बोहाइड्रेट और वसा के उपापचय के अंतिम चरण में कार्बन डाइऑक्साइड और पायरुविक अम्ल बनते हैं। आगे है, अवायवीय श्वसन। अवायवीय श्वसन में कौन सी प्रक्रिया होती है? अवायवीय श्वसन में ग्लाइकोलिसिस प्रक्रिया होती है। आगे है, चूंकि फैक्ट्स हैं तो आप इसको याद रखिएगा, जो एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है उसमें ग्लाइकोलिसिस प्रक्रिया होती है। आगे है, मानव में श्वास दर प्रति मिनट लगभग कितनी होती है? 1 मिनट में मनुष्य लगभग कितनी बार श्वास लेता है? तो 12 से 15 बार श्वास लेता है। वो धड़कन 72 बार धड़कती है। आगे है, सांस 10 से 12 बार लिया जाता है। आगे है, यहाँ पे एक नोट है कि ग्लाइकोलिसिस के अंत में ग्लूकोज पायरुविक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। अर्थात जब ग्लाइकोलिसिस की क्रिया होती है तो उसमें ग्लूकोज पायरुविक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। तो यह फैक्ट याद रखिएगा, ग्लाइकोलिसिस के अंत में ग्लूकोज पायरुविक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। आगे है, ग्लाइकोलिसिस के एंजाइम कहाँ पाए जाते हैं? ग्लाइकोलिसिस के एंजाइम कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं। जो कोशिका होती है उसका जो कोशिका द्रव्य होता है उसमें ग्लाइकोलिसिस के एंजाइम पाए जाते हैं। आगे है, किस कारण से ऊतकों में ऑक्सी हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन निकलकर ऊतक द्रव्य में जाती है? किसकी बात हो रही है? उसमें कहा गया है कि जो ऊतक होते हैं ऊतकों में ऑक्सी हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन निकलकर ऊतक द्रव्य में किस कारण जाती है? तो वो है ऑक्सीजन की कमी और कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता के कारण ऊतकों में ऑक्सी हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन निकलकर ऊतक द्रव्य में चला जाता है। अर्थात जैसे ऊतक का निर्माण कई कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, तो कई कोशिकाओं में वह द्रव्य पहुंच जाता है
इसीलिए कहा जाता है कि ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो जो ऑक्सीजन निकलकर ऊतक द्रव्य में चला जाता है, जिससे शरीर कुछ समय तक तो जिंदा ही रहे। आगे है, फेफड़ों की कूपिकाओं में गैसीय विनिमय किस प्रकार होता है? जैसे फेफड़े बने होते हैं ना, जैसे मान लीजिए 2 फेफड़े हैं, फेफड़ों की कूपिकाओं में किस तरीके से गैसीय विनिमय होता है? वो है सक्रिय ट्रांसपोर्ट या सक्रिय ट्रांसपोर्ट। हम देखेंगे इसमें छोटी छोटी ऐसे फेफड़ों में ऐसे बनी होती हैं जिन्हें हम कूपिकाएं कहते हैं, उसमें सक्रिय ट्रांसपोर्ट होता है, एक्टिव रहता है। आगे है, मानव शरीर में श्वसन केंद्र कहाँ स्थित होता है? जो सांस लेने का जो केंद्र है वो मानव शरीर में कहाँ स्थित होता है? वो मेडुला ऑब्लोंगेटा तथा पॉन्स में स्थित होता है। एक हमारा हृदय होता है ना, उसमें एक पॉन्स पाया जाता है, उसमें होता है, और हमारे जो मस्तिष्क में मेडुला ऑब्लोंगेटा है, उससे मानव शरीर में श्वसन शुरू किया जाता है। आगे है, फेफड़ों के ऊपर का आवरण किसका बना होता है? जो हमारे फेफड़े होते हैं उनके ऊपर का आवरण किसका बना होता है? वो है प्लोरल कला का। फेफड़ों का जो ऊपरी का आवरण है वो प्लोरल कला का बना होता है। कला मतलब ऊतकों का बना होता है। आगे है, सर्वाधिक कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन किस रूप में होता है? जो कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन सबसे अधिक बाइकार्बोनेट के रूप में होता है। सर्वाधिक कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन बाइकार्बोनेट के रूप में होता है। आगे है, क्रेब्स चक्र में ग्लूकोज के एक अणु में कितने एटीपी के अणुओं का निर्माण होता है? एक 24 एटीपी अणुओं का निर्माण होता है। इसको हम ऐसे समझेंगे कि जैसे ये माइटोकॉन्ड्रिया है, उसमें ऐसे ही संरचना बनी होती है, डबल हेलिक्स ऐसे होता है ना, तो ऊर्जा निर्माण इसी में होता है। तो इसमें एक चक्र चलता है जिसे हम क्रेब्स साइकिल कहते हैं। इसी के द्वारा 24 एटीपी ऊर्जा का निर्माण होता है, जो कि पूरे शरीर में फैलाया जाता है। 24 एटीपी ऊर्जा बनती है। आगे है, ग्लाइकोलाइसिस चरण में कितने एटीपी अणुओं का शुद्ध लाभ होता है? अर्थात जब ग्लाइकोलाइसिस होता है, ये कोशिका द्रव्य में होता है, कोशिका में ही माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका द्रव्य होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में 22 एटीपी बनता है और कोशिका द्रव्य में 2। तो ग्लाइकोलाइसिस का चरण कोशिका द्रव्य में होता है, तो इसी में ग्लाइकोलाइसिस में 2 एटीपी अणुओं का शुद्ध लाभ मिलता है। बनता 4 है लेकिन मिलता 2 है, तो कुल मिला के 24 एटीपी के रूप में ऊर्जा बनती है, जो कि पूरे शरीर में फैला दी जाती है। तो आप याद रखिएगा, ग्लाइकोलाइसिस कोशिका द्रव्य में होता है, जो कि 4 अणु का एटीपी ऊर्जा का निर्माण करते हैं। आगे है, जो कि 2 माइटोकॉन्ड्रिया को देके 24 पूरे शरीर के लिए बना देता है। आगे है, किण्वन अर्थात अनाक्षी श्वसन की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? किण्वन या अनाक्षी श्वसन की खोज सबसे पहले लुई पास्चर ने की थी। ईस्ट में किण्वन जो कहते हैं फर्मेंटेशन अर्थात अनाक्षी श्वसन की खोज सबसे पहले लुई पास्चर ने ईस्ट में की थी। आगे है, फेफड़ों तक अशुद्ध रक्त किसके द्वारा पहुंचाया जाता है? फेफड़ों तक अशुद्ध रक्त फुफ्फुस धमनी के द्वारा पहुंचाया जाता है। तो आप इसको याद रखिएगा कि फेफड़ों में अशुद्ध रक्त फुफ्फुस धमनी के द्वारा पहुंचाया जाता है। फेफड़ों तक जो अशुद्ध रक्त है वह फुफ्फुस धमनी के द्वारा पहुंचाया जाता है। आगे है, फेफड़ों द्वारा शुद्ध किया गया रक्त बाएं अलिंद में किसके द्वारा पहुंचाया जाता है? फुफ्फुस सिरा। हम देख रहे हैं धमनी अशुद्ध रक्त को, जबकि सिरा या वेन शुद्ध रक्त को पहुंचाने का कार्य कर रहा है। आगे है, श्वसन गुणांक का मापन किस यंत्र से किया जाता है? श्वसन गुणांक का मापन गैनांग श्वसन मापी से किया जाता है। श्वसन गुणांक का मापन गैनांग श्वसन मापन यंत्र से किया जाता है। आगे है, यहाँ पे एक नोट है कि ऑक्सीजन की कमी के कारण शरीर के ऊतकों में ऑक्सीजन की कमी होना
हाइपोक्सिया या अनॉक्सिया कहलाता है। अर्थात शरीर में जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो उसे हाइपोक्सिया या अनॉक्सिया कहते हैं। आगे यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि श्वसन क्रिया में वायु के किस घटक की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो किसकी बात हो रही है कि जब श्वसन क्रिया होती है तो वायु में किस घटक की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो वो है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन अगर हम 78% लेते हैं तो सीधा 78 वापस भेज देते हैं, तो वह नाइट्रोजन में परिवर्तित नहीं होता। जबकि कार्बन डाइऑक्साइड केवल 4% बाहर आता है, ऑक्सीजन 17% और नाइट्रोजन 78 का 78% वापस आ जाता है। आगे यहाँ पे एक नोट है कि एक व्यक्ति या एक स्वस्थ वयस्क व्यक्ति के हृदय धड़कने की औसत दर लगभग 72 बार, 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। अर्थात जो हृदय की धड़कन है एक स्वस्थ मनुष्य की 1 मिनट में 72 बार होती है। तो फ्रेंड्स, हमारा यह श्वसन तंत्र से संबंधित एक छोटा सा लेक्चर था जो कि बहुत महत्वपूर्ण था। इसके प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, तो आप रिवाइज कर लीजिएगा और जहाँ भी आपको कन्फ्यूजन लगे तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इस लेक्चर को हम यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।